ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों से बदसलूकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह यादव जाति से आने वाले कथावाचकों से बदसलूकी की गई और उसके बाद उन कथावाचकों पर जो आरोप लगे, उसको लेकर अब यादव और ब्राह्मण आमने सामने आ गए हैं। पहले कथावाचकों से भागवत कथा के दौरान बदसलूकी की गई। 21 जून को कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके 2 सहयोगियों का इटावा के दांदरपुर गांव में अपमान किया गया। उनकी चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई और जाति पूछकर पिटाई करने का भी आरोप है कि मुकुटमणि और उनके साथियों ने जाति छिपाकर कथा की थी। साथ ही छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया है। बाद में 2 आधार कार्ड होने की वजह से मुकुटमणि के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। इस घटना को लेकर कल अहिर रेजिमेंट नाम के संगठन ने जबरदस्त हंगामा किया। संगठन से जुड़े लोगों ने दांदरपुर गांव में घुसने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस के साथ जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए योगी सरकार को घेरा और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान जातीय संघर्ष के लिए बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आज महादंगल में पूछेंगे, जाति इस देश से क्यों नहीं है जाति? क्या भागवत कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? कथावाचकों से हैवानियत का पूरा सच क्या है? क्या कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई थी? यूपी में बार बार जाति पर जंग आखिर क्यों हो रहा है? क्या 2027 के चुनाव में यादव बनाम ब्राह्मण का मुद्दा गूंजेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कैसे बयानों के बाण चलाए गए हैं वो सुनिए। वीडियो करें वायरल। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी उपलब्धि रही है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी होते हैं, जो दूसरों का उत्पीड़न समय समय पर करते हैं। जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो। अगर ऐसे ही होता रहा तो पिछड़े अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, अपर कास्ट अलग हो जाएंगे। संविधान तो एक करने के लिए बनाता ना। हमारा समीकरण क्या है? आज का हमारा बनाया नहीं है, परमात्मा का बनाया हुआ है, वेदों से चला आ रहा है। क्या समीकरण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर अंग्रेजी आजकल चलने लग गया है तो BKBS समीकरण। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन लोगों को जातिवाद फैलाकर समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10% यादव जाति के लोग हैं तो 10% ही ब्राह्मण जाति के। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की सियासत अब आगे बढ़ रही है, यादव और ब्राह्मणों को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या जातिवाद की लड़ाई से जीतेंगे 2027? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्ति सरस्वती जी हमारे साथ हैं। आप बगलामुखी के पीठाधीश्वर हैं। साथ ही आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप धर्मगुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ेंगे, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, और आचार्य विष्णु विनोदम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे और भी खास मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जबरदस्त पलटवार किया गया है आप लोगों पर आरोप लगाते हुए कि जाति की सियासत आप लोगों को ज्यादा सूट करती है, इसीलिए एक कथावाचक को यादव बनाकर अपने ऑफिस में बुलाया गया और फिर उसका सम्मान करवाया जा रहा है। इसमें क्या काम है आप लोगों का, अनुराग भदौरिया जी?
देखिए, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश के अंदर में कानून को अधिकार है ना किसी को सजा देने का। अगर कोई कथावाचक है, कथावाचक तो किसी भी जाति का हो सकता है, बिल्कुल। अगर कोई कथावाचक है और अगर वो कथा कर रहा है तो आप क्यों उसको सजा दे देंगे भाई? कि वो ब्राह्मण नहीं इसलिए उसकी चोटी काट देंगे आप, इसलिए उसका सर मुंडन कर देंगे कि ब्राह्मण है तो कथा पढ़ेगा, ब्राह्मण है तो कथा नहीं पढ़ेगा। एक बात, अगर मान लो उन्होंने गलती भी की, उसने गलती भी की, तो कानून सजा देगा ना, व्यक्ति तो सजा नहीं दे सकता। व्यक्ति कैसे सजा दे सकता है? और फिर आपको पता होगा भगवत गीता में क्या, अगर भगवत गीता आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है ब्राह्मण को उचित माना गया तो किसको कहते हैं, कौन पढ़ सकता है? जिसमें शक्ति हो, जिसमें धैर्य हो, पवित्रता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विश्वास हो, गुण हो, तपस्या हो, संयम हो, ऐसा गुण जिनके अंदर में होगा वो ये कथा पढ़ सकता है। यही तो गुण आप देखो भगवत गीता में बताया गया है। बिल्कुल। तो ये गुण अगर जिनके अंदर है भगवत गीता के अनुसार तो वो पढ़ सकता है ना। तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे समझ में नहीं आया क्यों इसमें इतना हंगामा है। और जो लोग इसमें हंगामा काटते हैं, जो लोग इसको जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, तो कौन लोग जाति के नाम पे बांटना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं कौन है जो इसमें जाति का नाम ले रहा है? भाई आप किसी का सर मुड़वा देंगे तो क्या वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा? आप आज अगर कोई यहाँ पे आता है, किसी विशेष समुदाय से आ रहा है, अगर उसको मान लो पिछड़े समाज से है तो आपको कथा नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो दलित समाज से तो कथा नहीं बढ़ पाएगा। भाई उसमें दो लोग हैं जिनका नाम है मुकुटमणि और संत यादव, और तीसरा भी है उसमें, वो कठेरिया बिरादरी का है, वो उसकी आंखें भी नहीं है। तो बताइए जो आंखें नहीं है क्या वो भी कथा नहीं वाचक हो सकता? या संत यादव या मुकुटमणि यादव हमारे देश में हुए हैं ना सूरदास जी, ये तो विचित्र है ना। ठीक है, जब अन्याय के खिलाफ वाल्मीकि जी, बहुत सारे लोग हुए हैं आप जिनकी जाति को लेकर जिस रूप में आप देखिए, लेकिन उनको पूजते हैं मौजूदा वक्त में। अनुराग भदौरिया जी, आपकी पूरी बात सही है, जाति के आधार पर कथावाचन नहीं होना चाहिए। कोई भी कथावाचक हो सकता है, किसी भी जाति समुदाय से वो ताल्लुक रखता हो। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, श्रीमद् भागवत कथा का आपने जिक्र करते हुए कहा कि ये गुण हो तो वो कथावाचक हो सकता है। अब ये नकली आधार कार्ड बनवाकर, दो आधार कार्ड बनवाकर कथावाचन करने वाले में तो वो सारे गुण नहीं आएंगे ना। अनुराग भदौरिया जी, क्या जरूरत है अपनी जाति छुपाने की? आपकी जो भी जाति हो आपको गर्व होना चाहिए। कोई आपसे पूछे आपको बता देना चाहिए, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जाति के आधार पर आपके गुण दोष नहीं देखे जाने चाहिए। आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, रावण तो ब्राह्मण ही था ना। मैं बोल लूं, लेकिन कौन पूजता है आज हिंदुस्तान में उसे? क्या ब्राह्मण समुदाय के लोग उससे तारुफ करते हैं? नहीं करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, यहां पर देखिए, आप अपनी जाति को छिपाने का आरोप लगा है और कथावाचकों के ऊपर महिला से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। अनुराग भदौरिया जी, जिसमें समाजवादी पार्टी कूद रही है उनको बचाने के लिए। जवाब दे दो। आप सुनो, नहीं बचाने की बात नहीं है, यहाँ पे न्याय की बात हो रही है। अगर आप उसको मूत्र पिलाएंगे, उस पर मूत्र छिड़का जाएगा, कि ये समाज में, ये आज के समाज में, सभ्य समाज में शोभित देता है? आज का आधुनिक युग है, उसमें मूत्र छिड़का होगा, उसका सर मुंडन कर देंगे, चोटी काट देंगे। उसकी आवाज अगर कोई उठाता है, पिछड़े वर्ग से आता है या दलित वर्ग से आता है, इसीलिए हम पीढ़ी की बात करते हैं ना, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको कथा के लिए आपने बुलाया है तो कथा, जिसको आप कथा कहने के लिए बुला रहे हैं, क्या आप नहीं जानते वो कथा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? ऐसे बुला लेंगे किसी को कथा पढ़ाने के लिए? इसके मैंने बुलाने वाले के ऊपर यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको जिन्होंने बुलाया था वो फरार है ना, जिन्होंने बुलाया था वो फरार है। यही तो बात है कथा पढ़ते थे कि जिसके ऊपर भरोसा करके जिन्होंने बुलाया था वो फरार हैं। अभी उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, ये बिल्कुल सही बात है कि आधुनिक युग में इस बात को लेकर जगह नहीं दी जा सकती कि कथावाचकों की जाति पूछकर हम कथा करवाएं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। गगनयान, चंद्रयान, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बनने वाले हैं। हम चौथी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। हम बैठकर यहाँ पर जाति गिनाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए जाति के मुद्दे पर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जाति छिपाने वाले लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। किस बात का डर है? आप जाति बताकर कथा कीजिए, आपका स्वागत किया जाएगा। बहुत सारे नाम इस देश के भीतर हैं जो अपनी जाति बताकर कथा करते हैं, और हर जाति समुदाय, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनके पैर छूते हैं, उनके कथा को सुनते हैं। योग्यता जाति निर्धारित नहीं कर सकती। अमितोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी तो कूद पड़े हैं ना इसमें। अब विश्व हिंदू परिषद का क्या काम है इस जाति की लड़ाई को इतना सूट करने का और इसको लेकर आगे बढ़ाने का? आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है, यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है यादवों के मुद्दे पर। धन्यवाद चित्रा जी। ना मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। मैं एक संगठन से हूँ जो हिंदुत्व की बात करता है,
और जैसे कि आपने कहा कि मजा आ रहा है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा, पर आपके माध्यम से हमें मौका जरूर मिल रहा है ये देश को बताने का कि किस तरह से राजनीति के लिए और राज करने के लिए जब हिंदू की बात आती है तो समाजवादी पार्टी पीडीए का कैरेक्टर लेके हिंदुओं को बांटने का प्रयास करती है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं, ये सब उदाहरण सबके सामने आ चुके हैं। कथावाचक किसी भी जाति से हो सकता है, मनोरमा यादव, ब्रजेश यादव, मोरारी बापू, हेमराज सिंह यादव, प्रसाद पोद्रा, सारे हैं। ऐसे कई कथावाचक है, कभी किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा, कभी किसी पे कोई बात नहीं हुई। जो गलत है उसके साथ गलत कहा, लेकिन क्या होता है जब एक दलित के साथ कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति करता है तो यही लोग चीखते हैं चित्रा जी कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो उसको जाति में बांटते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, देखिए कैसे पीडीए की फॉल्स पॉलिटिक्स है। एसपी एमएलए हरिओम यादव एक दलित महिला को किडनैप कर लेते हैं होली बनाने के लिए। एसपी के एक लीडर कहते हैं कि यूपी सिर्फ यादव के लिए और मुसलमानों के लिए, ब्राह्मण को कश्मीरी हिंदुओं की तरह फेंका जाएगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी लीडर तनवीर खान बुक फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ दलित वुमेन, कम्युनल क्लैशेस इन सहारनपुर। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी की रैली निकाली जा रही थी। और ये पोस्टर तो याद होगा ना चित्रा जी सबको कि जब अखिलेश यादव जी को भीमराव अंबेडकर के बराबर कर दिया गया था। यूपी शॉक, दलित वुमेन मर्डर्ड फॉर नॉट सपोर्टिंग समाजवादी पार्टी। बढ़ाओ गैंग रेप केस हो गया। डिंपल यादव जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दलित बलात्कार कर दी, महिला का बलात्कार करके उसको पेड़ से लटका दिया जाता है, तब का चले जाते हैं ये लोग। दिक्कत यही है कि जब रामचरितमानस से जलाने से काम नहीं चला, जब राणा सांगो को गद्दार कहने से काम नहीं चला, जब दलित दिवाली बनाने से काम नहीं चला, जब महाकुंभ को दलित विरोधी कहने से काम नहीं चला, तो अब हिंदुओं को यादव में, ओबीसी में, एसटी में, एससी में, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में बांट दो तो हम राज करेंगे। राज की बात है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, ना कि इसलिए कि किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट। चले मैं समाजवादी पार्टी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले अब इसको लेकर जो महामंडलेश्वर हैं वो भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति सरस्वती जी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप पीठाधीश्वर हैं बगलामुखी के। आपका पूरा सम्मान करते हुए आपको भी क्यों ऐसा लगता है कि ब्राह्मण को ही अधिकार है कथावाचन कराने का? देखिए चित्रा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते हैं लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग वाचन करते हैं उसी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत पुस्तक, इसको तो सब लोग मानते हैं, अखिलेश जी भी मानेंगे, सब लोग मानेंगे। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6ठे अध्याय में लिखा गया है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। आप 20वां श्लोक जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिया। यानी विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए और मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए उनको। हमारे यहाँ देखिए कभी भी जाति व्यवस्था नहीं रही, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था रही है। जन्मना जायते शूद्रः, हम सभी लोग जन्म से शूद्र है क्योंकि स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती है। संस्कारा द्विज उच्चते, जैसे ही उसको यज्ञोपवीत का संस्कार होता है हम उसको द्विज की उपाधि देते हैं। वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है तो हम उसको विप्र की उपाधि देते हैं। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। इसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो व्यासपीठ पर बैठ रहा है, व्यासाय विष्णु रूपाय, जब वह व्यासपीठ पर बैठता है तो कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, वैश्य नहीं रहता। तो वही तो वो कथावाचक बोल रहे हैं कि मैं कथावाचक हूँ, जाति क्यों पूछी जा रही है? मैं उन कथावाचक उनकी चुटिया काट ली गई, बताइए वो 15 सालों से अपनी चोटी रखे हुए थे। देखिए जो भी मुंडन किया गया, चुटिया काटा गया, इसका गलत है, लेकिन इसमें 18,000 श्लोक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन कथाकार जो वहां पर जिनको कथाकार आप मान रहे हैं, इसमें 18,000 श्लोक है। 18 श्लोक वो सुना दें। अखिलेश यादव जी ने उनको 50,000 दिया ना, मैं उनको 5 लाख रुपया दूंगा। 18 श्लोक नहीं सुना सकते। ऐसे ऐसे सैकड़ों कथावाचक घूम रहे हैं, इसलिए हम लोगों का अभी तो उनके ज्ञान को लेकर सवाल नहीं है ना, जाति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं ना। स्वर्ण कार्ड जितना अब एक ही जाति के लोगों को, ब्राह्मण में भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको नहीं पता होगा 18 श्लोक। जी मैं बता रहा हूं, स्वर्ण कार्ड जितना अच्छा स्वर्ण बना सकता हम नहीं बना सकते। कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते। जितनी अच्छी आप पत्रकारिता कर सकते हम नहीं कर सकते। लेकिन जितना अच्छा ब्राह्मण का बालक मंत्र बोल सकता है दूसरा नहीं बोल सकता। क्यों?
क्योंकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होती है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में होती है। वह कथाकार की शिक्षा कहां हुई? पहले वो टीचर थे, उनका देखिए फर्जीवाड़ा, वो पहले टीचर थे, फिर दो आधार कार्ड बना करके यादव का नाम छिपा करके स्वयं को ब्राह्मण बता करके और एक ब्राह्मण महिला के साथ, देखिए उन महिला के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बदसलूकी होगी। नहीं, उस महिला के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आज ब्राह्मणों का भी कोई सुध बुध लेने वाला है कि नहीं? उस महिला के साथ जो अपराध हुआ उसके ऊपर कौन बोलेगा? उसका कुकृत्य नहीं है क्या? उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भदौरिया जी बैठे हुए हैं, एक सेकंड, भदौरिया जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब नेताजी का श्राद्ध हुआ था उस समय कौन से आए थे? ब्राह्मण ही आए थे ना। आप बताइए। दूसरी बात, जो गर्गाचार्य जी थे उस समय कृष्ण जी का जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो उस समय यादव ऋषि भी थे, लेकिन नामकरण कौन करने आया? गर्गाचार्य जी महाराज। और कंस उस समय का दुराचारी था, उसका भी अगर कुल पुरोहित कोई थे तो वो गर्गाचार्य जी महाराज थे, वो ब्राह्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। लेकिन 21वीं सदी में बैठकर हम करेंगे क्या इतना ब्राह्मण और यादव? जल्दी से चक्रपाणी जी महाराज मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया पर इन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं, पहले उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग जी देखिए एक अच्छी, महाराज जी ने एक अच्छी बात कही, मैं भी वही कह रहा हूं कि भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक 41 के अनुवाद में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म का मतलब कौन होना चाहिए? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर शांति हो, जिसमें इंद्रियों पे कंट्रोल हो, संयम हो, तपस्या हो, पवित्रता हो, धैर्य हो, सच्चाई हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विश्वास हो, गुण हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में लिखा है। दो आधार कार्ड के साथ आकर खत्म हो जाती है ना अनुराग भदौरिया जी। कहते हैं देखिए उनके साथ जो हुआ, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, सच्चाई और पवित्रता कहां है दो आधार कार्ड में? छेड़खानी करता है, उस पर जवाब नहीं देंगे ये। अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप बाद में बीजेपी की बैटिंग कर लेना, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है तो आप परेशान हैं कि हमें बीजेपी का प्रवक्ता बनना है। मुझे बोलने तो दीजिए, मेरा आधा सेंटेंस पूरा नहीं होता है, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ठीक है, एक बार बता चुके हैं, दर्शकों को पता है। रोज रोज वही ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। मैं इतनी गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय पे बात हो रही है और आप बीच में टोक देंगे तो आधी बात जा पाती है ना। ये ठीक नहीं है ना, गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर विषय है ये। आप थोड़ा धैर्य रखिए ना, कम से कम आप धैर्य रखिए, भगवत गीता को मानिए, धैर्य रखिए, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा सुनिए। अब मैं ये कह रहा था कि आपको कोई अधिकार नहीं होता कि आप ये मत कहिए, यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण और उसके बारे में नहीं, आप इसके जाति का झगड़ा मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि न्याय की बात होना चाहिए। भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है, जिसके भी ज्ञान होगा, गुण होगा, वो पढ़ सकता है। लेकिन आप कानून हाथ में ले लेंगे, बाल काट देंगे, चोटी काट देंगे, ठीक नहीं है ना। ये लोग हमारे समाज में आज चंद्रयान में पूछना चाहिए, फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी? जिन्होंने, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कुछ भी हुआ गांव के जिन जिन लोगों ने चुटिया काटी है सबको आइडेंटिफाई करके एकदम कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। कानून अपने हाथ में आप नहीं ले सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। जाति पाति के आधार में कथावाचक के साथ अभद्रता पूरी तरह से गलत है। लेकिन जिसको बुलाकर इनाम दिया जा रहा था, अनुराग भदौरिया जी पूछ लेते, फर्जीवाड़ा करने की, आधार कार्ड दो जेब में रखकर चलने की क्या जरूरत थी? दोनों आधार कार्ड जेब में मिले हैं, दो आधार कार्ड एक जैसे नंबर है, दोनों पर सेम डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन यहां पर नाम एक में है मुकुट मणि अग्निहोत्री और दूसरे में है मुकुट सिंह। अपना जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं उसमें पंडित लिखवाते हैं, क्या जरूरत है? ये सब हमें गर्व होना चाहिए, हम यादव जाति से हैं, तो क्या जरूरत है छिपाने की? अनुराग भदौरिया जी, तो वही मैं आपसे अब सोचिए, अब आप सोचिए, आप ये सोचिए कि समाज में जाति किस तरह से, इस पे लोगों ने जाति को किस तरह से हावी किया हुआ है कि एक व्यक्ति को कथा पढ़ने के लिए अपने नाम के आगे अग्निहोत्री अगर लगाना पड़ रहा है तो समाज में चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय होना चाहिए कि क्या समाज के अंदर ऐसा माहौल है कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई अगर इस तरह का डबल कि हमने ऐसा समाज क्यों निर्माण किया है जहां पर एक व्यक्ति को अपनी जात को छिपाना पड़ता है, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन हमको हमारी जो भी जात हो, ईश्वर ने जो बख्शा है उस पर गर्व करना सीखना होगा और हम अपनी जाति बताकर कथावाचन करें। समाज हमको हमारे ज्ञान के आधार पर स्वीकार करेगा, जाति के आधार पर नहीं। मुरारी बापू का अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने, अमितोष जी ने। कौन नहीं सुनता है मुरारी बापू को? कौन कौन ब्राह्मण नहीं पैर छूते उनके? क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, ये जो ब्राह्मण वाला है कोई भी कथा पढ़ सकता है। स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ तो सजा उसके बाल कोई भी पढ़ सकता है,
उसकी पिटाई कर दी, ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल गलत कानून है कि नहीं है, बिल्कुल गलत है कि नहीं है, स्वामी कानून व्यवस्था है कि नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, तो इसके मतलब स्थानीय नहीं, सवाल कानून व्यवस्था पे उठता है कि कैसी कानून व्यवस्था है जो यहाँ पे पीटा जा रहा है। आप पिछड़े देखिए उनसे उसका बाल काट देंगे, उसमें मूत्र विसर्जन कर देंगे। ये परंपरा आपने पैदा की उत्तर प्रदेश के अंदर में, कमाल की बात कर रहे हैं आप। और उसको सपोर्ट भी आप बाकी चार लोग भी बैठे हैं और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये भी गलत बात है। अब अनुराग भदौरिया जी देखिए लाइव डिबेट है, इसलिए मुझे लगता है आपकी पोल खुद ही खुलेगी, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी बारी है स्वामी चक्रपाणी जी की, आपकी बारी है, आप इस पर रिएक्ट कीजिए चक्रपाणी जी। चित्रा जी, जाति पाति ना पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, ये हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्य का ये विषय है जो प्रश्न चल रहा है। आज आप देखिए कि जो भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के पूरे दुनिया में एक उदाहरण पेश करता है, हर कहीं कोई दो मित्र होते तो उसको उदाहरण दिया जाता है। आज वही हमारे भगवान कृष्ण के वंशज और सुदामा के हमारे मानने वाले सब आपस में लड़ रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन की क्षति है, हिंदुत्व की क्षति है। सवाल इस बात का है, भगवान कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय में उन्होंने स्पष्ट किया 17वें श्लोक के माध्यम से कि गुण कर्म के आधार पे हमने वर्ण बनाए। तो इस बात को सोचना चाहिए। जो वेद व्यास जी जो जिससे व्यास परंपरा चली वो कोई ब्राह्मण नहीं थे जन्म से, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। उन्होंने जिन्होंने पुराणों की रचना की, आप देखो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुनाया, श्रवण कराया। सूत जी महाराज जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, और उसका आयोजन करता किसने कराया? सौनक जी महाराज जो स्वयं जन्म से ब्राह्मण थे वो आयोजन कराते, और सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा का श्रवण करते हैं। क्या प्रेम होगा? आप किसी भी सदी की बात कर रहे हैं, हमारे उदाहरण सनातन में देखा है कि कोई भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सब में परमात्मा हमें देखना होगा, और इसी को उदाहरण इसी को हमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया। जब एक चंडाल सामने आता है और जब अद्वैत का ज्ञान देता है और कहता है जो तुम हो वही मैं हूं, उनको गुरु रूप में धारण उस चंडाल को आदि जगत गुरु शंकराचार्य करते हैं सवाल, और उस पर ग्रंथ लिखते हैं महिषा पंचकम के नाम से। सवाल इस बात का है, हमें अपने महापुरुषों को देखना पड़ेगा, हमें शास्त्रों को देखना पड़ेगा। महाराज जी ने ठीक कहा, हमारे यहाँ जाति की बात नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण है, और वो भी कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे। कौन सा गुण? अरे लेकिन बना दिया ना आप ही लोगों ने मिलकर, इस आधार पे उसको विभाजित किया जाति गया। व्यवस्था मौजूदा वक्त में है, कौन मना करेगा? राजनीति जाति पर चलती है, यहाँ पर मंदिरों में जाति के आधार पर पुजारी, हालांकि ये भी बात सही है कि मैं खुद ऐसे बहुत सारे मंदिर जाती हूँ जहाँ पर दलित वर्ग के लोग पुजारी हैं, लेकिन जाति व्यवस्था एक सच्चाई तो है ना स्वामी चक्रपाणी जी, कैसे मना करेंगे इस बात को आप? देखिए जाति, सवाल इस बात का, अगर जाति हम ब्राह्मण में जन्म ले लिए, वैश्य में जन्म लिए, को सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। अब उसके बाद कर्म पे आधारित होता है, और ये नहीं कहा जा सकता अगर वैश्य है, मान लो कोई ब्राह्मण समाज अगर धंधा करता है, वैश्य का काम करता है या सेना का काम करता है, उसको कोई छतरी थोड़े रोक देगा कि आप सेना में मत जाओ, वैश्य थोड़े कह देगा कि तुम बनिया का काम नहीं करो। और अगर वैश्य कोई जो है ब्राह्मण का काम करे, ज्ञान प्राप्त करे बचपन से, और वो परंपरा से चले, शास्त्र अनुसार चले, कौन रोकेगा उसको? तो हमारे यहाँ पर आप किसकी गलती मान रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना चक्रपाणी जी महाराज, यहाँ पे बताइए ना किसकी गलती है? यहाँ पर तो हो गया ना यादव बनाम ब्राह्मण। चित्रा जी, वही मैं कह रहा हूं, सबसे पहले नहीं गलती आप देखो, एक छोटी सी चिंगारी पूरी आग लगा रही है, वहां पे सबसे पहले गलती, आखिर जिसने कथावाचक को बुलाया, चोटी कौन काटता था? चोटी पहले असुरों की श्री उतार के देख लीजिए, सबसे पहले असुर काटा करते थे दूसरे की चोटी किसको काटने का अधिकार है भाई? आज कोई दूसरा काटा होता था, इसी पे देखना भयंकर युद्ध होता। तो ये चोटी काटना सबसे बड़ा अपमान था, सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। आप चोटी किसी का काट देते हो, अरे भाई नहीं पसंद है, उस दूसरे बुला लो कथावाचक को। लेकिन जातीय जिस प्रकार के संघर्ष दिखाई दे रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं इसको विराम लगना चाहिए। हम सब बहुत दुखी है इससे, और हम चाहते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। इसे जो रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश की धरती है, और वहां पे इस प्रकार से संघर्ष हो रहा है। हमारे यदुवंश भी भगवान कृष्ण के वंशज है, हमारे ये ब्राह्मण समाज ने देश के लिए काम किया, सबने किया है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं छोटी। आप जरा सोचिए, भगवान कृष्ण यदुवंश के, और अगर यादव जाति का कोई कथावाचक बन जाता है तो उसको लेकर इस तरह का मनुष्य। आचार्य विक्रमादित्य जी, ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, अब आपके पास आते हुए क्यों लगता है आपको कि ब्राह्मण को ही खाली भागवत कथा कहने का हक है? कहाँ लिखा है? सब आप सब विद्वजन आपको समझा ही रहे हैं, इतने बड़े बड़े उदाहरण दिए आपके समक्ष, कहाँ कोई ऐसी बात की जाती है? आज की तारीख में देख लीजिए कितने बड़े बड़े संत हैं, जो भी संत हुए हैं,
आज इस वक्त एक बड़े संत है जिनका नाम स्वामी बाबा रामदेव है, अहीर जाति के हैं। बिल्कुल, पूरा समाज उनका अनुसरण कर रहा है, कोई उनको बोलता है, सब उनके चरण छूते हैं, सब उनका आशीर्वाद देने के लिए ललायित रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे और बातें आप मुझे बताइए, रिदम्बरा इत्यादि ये समस्त जितने विभिन्न बड़े बड़े उद्भट विद्वान है। किसी ने पूछा, कभी आप स्कूल जाते हैं तो क्या पूछते हैं टीचर के, लेकिन आपको पता चल जाता है कि टीचर कितना पानी में है, कितना ज्ञान रखता है। जिन व्यक्ति की बात हो रही है, भदौरिया जी ने ऐसा खेल रचा है कि वो अपनी सारी गलत बातों को छुपाने के लिए, नेताजी का छोटा सा बयान आपको याद होगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया गया था। पूरा घटनाक्रम आपको समझने की आवश्यकता है कि वहां वो क्या कर रहे थे। नागिन डांस करवा रहे थे ये लोग, बाबा तथाकथित तौर पे जो वहां उपस्थित थे, वो कितना गलत कार्य कर रहे थे। स्त्रियों को मतलब किस प्रकार से गलत टच कर रहे थे, ये बातें सामने आके कही गई हैं। और उसके बाद भी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करने के लिए, सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए इस देश की परंपरा रही है कि स्त्री का सम्मान सर्वोपरि। महाभारत स्त्री के सम्मान के लिए हुआ, राम रावण का युद्ध स्त्री के सम्मान के लिए हुआ। और जो भी ये व्यवस्था हुई है, ये बात अनुराग भगोड़े को अच्छे से पता है, समाजवादियों को अच्छे से पता है कि इनके नेता तथाकथित तौर पर हमेशा गलत काम करने वालों की सपोर्ट करते आए हैं। 50,000 रुपए का इनाम दिया है ना, अरे उनको पीटा गया ना, चोटी काट दी गई यादव जाति का होने की वजह से। जिंदा छोड़ दिया गया, ये बहुत है। इस देश के अंदर तो स्त्री का सम्मान करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। रावण की आपने बात नहीं, करी, ये नाम तो रावण पता को नहीं 9 है। लाख साल से लगातार जला रहे हैं, रावण को 9 लाख साल से लगातार जला रहे हैं। अरे आप जिनको पीटा गया उनका नाम याद है आपको? अरे जिनको पीटा गया उनका नाम याद है, जिनकी चोटी काटी गई आपको नाम पता है, जिसके बाल मुड़ाए गए उनका नाम पता है आपको? महाराज जी नाम बता दीजिए, क्या नाम है तो मैं मान जाऊंगा कि आप बात सच बोल रहे हैं। क्या नाम है? नाम पता है आपको? नाम बताइए क्या नाम है? अनुराग जी आप बोलेंगे, उनकी आवाज नहीं आएगी उस समय, प्लीज उनको बोलने दें और आप बोलिएगा अपनी अपनी बारी में। वो शांति से आपको सुन रहे थे अनुराग जी, प्लीज। आपको नाम पता है? आचार्य विक्रमादित्य को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलेंगे तो फिर उनका ऑडियो नहीं आएगा, वो स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं। प्लीज अनुराग जी, उसका नाम पता है आपको? वो भी तो था, वो भी तो व्यक्ति था जिसकी आंखें नहीं थी। नाम पता है आपको कौन था वो? आपको नाम नहीं पता किसी का, बस आ गए आप बोले महाराज क्या बोलते हो? आप तो पढ़ के आइए, बोल के आइए। अभी यही तो बोला जा रहा है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अज्ञानता की बातें मत कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि चोटी क्यों काटी गई, सर उड़ाया गया, तो आप बता रहे हो पुरानी घटना उठा के यहाँ। सवाल ये है कि आप इसको समझ दोनों लोगों की समान आवाज जाती है स्क्रीन पर, तो फिर मैं दोनों को एक साथ बोलने की इजाजत दे देती। अनुराग जी जब आप बोलेंगे उनका ऑडियो नहीं आएगा, अनुराग भदौरे को स्क्रीन से हटाइए, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आचार्य विक्रमादित्य जी आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि एक और मेहमान है आचार्य विष्णु विनोदम जी, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। देखिए, एक खास तौर पर बात की जाती ना, पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान कितना था। उसके बाद से उनकी सारी की सारी पोल खुलती चली गई जब वहां वो व्यवस्था कर रहे थे। और इसी बात को करने के लिए कि यहाँ पर पूरा खेल एक देश के अंदर विभाजन करने के लिए साजिश है, साजिश 420 की साजिश है। और यही इस देश के अंदर जबरदस्ती उनको वहां प्लेस किया गया है, जबरदस्ती वहां उपस्थित किया गया है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कल उस पूरी की पूरी साजिश की संरचना वहां सामने बताई है। और अभी पूरी की पूरी पोटली खोल जाएगी, अभी पूरी की पूरी स्थिति सामने आएगी, किस प्रकार से इस देश में विभाजन कर नीति जो चला रहे हैं समाजवादी लोग और विभिन्न पॉलिटिक्स पार्टी के लोग, इनको बांटना है, इनको देश में आग लगानी है। इस वक्त सब लोगों को, सब देश को आगे बढ़ते हुए अच्छा लगा, लेकिन इनको वही पीडीए वही राग अपनाना है और वही ये लेकर आ गए हैं। अरे भाई, कर्मी गलती करने वाला ही होता है, जाति नहीं देखी जाती कोई जाति। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि इन लोगों ने अपराध किया था, महिलाओं से छेड़खानी की थी, 2-2 आधार कार्ड रखे, इनके ऊपर आपराधिक मामले बनते हैं और इनको कतई इस आधार पे नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि ये यादव जाति के। लेकिन वहां पर जो वीडियो सामने आए हैं उसमें लोग इनको बिठाकर इनसे पूछते हैं कि तुम अपनी जाति बताओ। हालांकि वो जो वीडियो हमने देखा है, पूरा वीडियो मैंने बहुत गौर से सुना भी है, उसमें कोई मार पिटाई नहीं होती है, लेकिन बात की तस्वीरें अपने आप में व्याकुल करती हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, इस देश से, सनातन धर्म से, या जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जाति क्यों नहीं जाती है? आचार्य विष्णु विनोदम जी। देखिए, पहली बात तो चित्रा जी ये है कि ये वर्ण व्यवस्था है जिसको जाति पर कन्वर्ट कर दिया गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खुद यदुवंशी हमारे कृष्ण रहे और उनकी कथा हो रही है, और उनकी कथा खुद अगर यदुवंशी करते हैं
तो उन पर इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म चल रहा है और हिंदू धर्म पे ही हानि होती है, तभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तभी धर्म की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान इस धरती पे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय भगवान के आने का ही चल रहा है और इसी वजह से इतना अधर्म इस धरती पर और खास तौर पर हिंदू धर्म में बढ़ चुका है। इस तरीके का अधर्म नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी बात रखने का हक है। वो यदुवंशी हैं, उन्हें कथा करने का पूरा हक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर उनको रोका जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं या मूत्र का छिड़काव किया जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि ये भागवत सुनने के लिए बैठे थे कि या किसी और मंशा से बैठे थे। कितनी बड़ी राजनीति है तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है धर्म की बहुत बड़ी हानि तो यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। चित्र ये बहुत बड़ी बात आपने कही है महामंडलेश्वर जी। अब आपके पास आते हुए स्वामी वेदमूर्ति सरस्वती जी, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो तो जाति में विश्वास नहीं करते ना, तो फिर क्यों आ जाता है ये ब्राह्मण, ये यादव, ये दलित, ये वैश्य, क्यों लेकर आते हैं आप लोग बार बार इसको? देखिए, हमारा संविधान भी तो इस चीज़ को लेके आ रहा है। अभी जाति जनगणना होगी, ये सरकार ही तो करा रही है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तो थी नहीं बहन, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। वेदों को आप पढ़ेंगे तो कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्बाहु राजन्य कृतः ऊरू तदस्य जदवैश्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायता। मात्र 4 वर्णों को हमारे यहाँ विशेषता बताई गई, लेकिन आज देख लीजिए कितनी जातियों में बांट दिया गया हम लोगों को। अभी महाराज श्री ने कहा, चक्रपाणी जी ने, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि की होई। ये तो सही है। आज देख लीजिए सैकड़ों कथावाचक हैं जो नन ब्राह्मण हैं, हम लोग भी उनको जाकर के प्रणाम करते हैं, लेकिन उनमें योग्यता तो होनी चाहिए, उनमें पात्रता तो होनी चाहिए। जिनके लिए आज हम सभी लोग विद्वान लोग बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, उनकी योग्यता कभी आपने चेक किया? उनके अंदर ज्ञान कितना है ये कभी सीखा? देखिए, चरित्र होना चाहिए। व्यासपीठ पर ज्ञान कम होगा? मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने पूरी ढूंढ लिया, आज तक उनसे मुख से कोई भागवत का एक श्लोक हमने नहीं सुना। देखिए, कहानियां तो आप भी कह सकते हैं, और लोग भी कहानियां सुना सकते हैं जो ब्रज में रहते हैं, बाकी जगह रहते हैं, लेकिन कहानी सुनाना कथा प्रवक्ता नहीं होता, कथा व्यास नहीं होता। उसके लिए 18,000 श्लोकों का अध्ययन करना होता है। इसलिए समाज से मेरा निवेदन है कि अब जब भागवत प्रवक्ता को बुलाएं तो सबसे पहले उनसे मूल पाठ कराएं, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी। 18,000 श्लोकों का वाचन करें, उसके बाद उनको आप व्यासपीठ पर बैठाएं। तो वो और तो कोई भी जाति से हो सकता है, कोई भी जाति से हो, कोई भी जाति से हो, लेकिन आप जहां कथा हो रहा है, आप एक एंगल को तो देख रहे हैं सारे लोग, लेकिन जो हमारी ब्राह्मण बहन के साथ जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका कोई सुध बुध लेने वाला है या नहीं है? उनके साथ जो दुराचार हुआ उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है, इसका तार कहीं और से जुड़ा होगा, क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जातिवाद का जो जहर घोलना है। नहीं, लेकिन आप उन लोगों को बोलेंगे ना जो चारपाई पर बिठाकर इन दोनों कथावाचकों को चारों तरफ से घेर के पूछ रहे थे, बताओ तुम कौन सी जाति से हो, कौन सी जाति? कथावाचक कहते हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है, चित्रा जी, मैं कथावाचक हूं, फिर भी जबरदस्ती बताओ अपनी जाति, बताओ अपनी जाति। उनका पूजन किया गया, पहले उनको चरणों में जाकर के वही यजमान लोग उनको प्रणाम किया, एक दिन बजाते बढ़िया से कथा सुना। जब अगले दिन उन्होंने छेड़खानी किया, जो हम लोगों को पता चला, उसके ब्राह्मण बाद समाज की पूजा किया, और फिर जब ब्राह्मण समाज, क्योंकि वो ब्राह्मणों का गांव है ना जहां का ये मामला है, देखिए, जब वहां पर 184 से ज्यादा गांव जो घर है वो ब्राह्मणों के हैं। इसको जाति का रंग न दिया जाए। जब व्यासपीठ पर बैठता है ना, तो वो कहा गया है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। साक्षात वो सरस्वती का वरद पुत्र सुखदेव होता है, वह ना कोई यादव होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है। तो इनको चारपाई पे बिठाकर क्यों पूछा जा रहा था, बताओ अपनी जाति क्या है? जब वो ब्राह्मण महिला से इन्होंने छेड़खानी किया, इनका चरित्र नहीं था भागवत व्यासपीठ पर बैठने का, और 2-2 आधार कार्ड, और ये इन्होंने, इनके मुख से आपने सुना कि ये पहले विद्यालय चलाते थे। इनका विद्यालय, जब बीजेपी सरकार आई तो विद्यालय बंद हो गया। क्या सारे विद्यालय बंद हो गया बीजेपी सरकार आने के बाद? इनका सोची समझी कहीं रणनीति तो नहीं है, इनका तार कहीं और से तो नहीं जुड़ा हुआ है, जो हिंदुओं को बेमनस्ता में लाना, जातियों में बांट देना। कहां से जुड़ा हुआ है? ये कहीं और से जुड़ा। देखिए, ईसाई मिशनरी बहुत सारे काम कर रहे हैं हिंदुओं को तोड़ने का, बाहर विदेशों से जो है इस्लाम के लोग जो है हिंदुओं को तोड़ने का, क्योंकि अभी हिंदू एकजुट हो रहा है, तो हिंदू कैसे
टूटे, हिंदू कैसे बिखरे यादव के नाम पर, जिसका मिसाल हम लोग देते हैं। द्वापर काल से ब्राह्मण और यादव की मित्रता का मिसाल दिया जा रहा है। आज उस ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी चल रही है हमारे देश में। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है, ये सब चीजों से दूर होकर के, जो हमारे जाति का जो भेद मिटा करके सब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय आपस में बड़े छोटे भाई हैं, लेकिन हम सभी एक ऋषि का संतान हैं। महाराज जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग जातिगत जनगणना की वकालत करके जातियों में बांटने का काम करें, वो बैठकर फिर यहाँ पर कहें कि जाति समाज में क्यों विभक्त कर रही है, कौन कर रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐलान ही कर दिया, समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी एजेंडे पर काम कर रही थी, हम सब ने देखा है। तो जब जाति है तो मान लीजिए ना अनुराग भदौरिया जी, तो फिर ये फेस सेविंग की क्यों जरूरत है। मान लीजिए कि यादव जाति के हैं, आप लोग खोलकर कहिए ना कि यादव जाति के हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो यहां पर आप लोग भी गोलमोल बातें घुमाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। गोलमोल कहां कह रहे हैं, हमें तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी हमेशा से है, और समाजवादी पार्टी किसी के साथ भी अन्याय होता है तो डट के खड़ी होती है। अब बात ये हो रही थी ज्ञान की बात, बिल्कुल कर्म से होता है आदमी, पूजा पाठ आदमी कर्म से होगा ना, ज्ञान से होगा ना। तो ये ज्ञान विक्रमादित्य जी आपसे ये ज्ञान ले लेते हैं। सुनिए सुनिए, बोल रहा हूँ, अरे आप 2 सेंटेंस नहीं बोलने देते, आप मुझे 2 सेंटेंस बोले थे। महिलाओं के साथ सुनिए, अन्य 2 सेंटेंस में भी बात करूं, उसका जवाब दो। मैं इतना पूछना चाहता, अरे आप इतना रनिंग कमेंट्री करेंगे तो क्यों बुलाते हो डिबेट में, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। 2 सेंटेंस नहीं बोलते के आरोप लगे हैं, ये मुद्दा गंभीर नहीं है क्या, ये मुद्दा गंभीर नहीं है क्या। तो जवाब पहले सवाल का तो जवाब हो जाए, और महिला खुद आकर सामने बोले तो क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है। अरे हो गया ना सवाल, आप चुप तो मारिए, चुप मारिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए। मैंने कहा सबसे पहले ज्ञान की बात हुई, तो ज्ञान की बात में वे विक्रमादित्य जी बैठे हुए हैं। विक्रमादित्य जी आपने तो बहुत ज्ञान की बात की, तो आप इतना बता दीजिए कि किस अध्याय कौन सा है जिसमें भगवत गीता में लिखा है, कौन सा श्लोक नंबर है जिसमें ब्राह्मण की परिभाषा दी हुई है, बता दीजिए आप ज्ञान की बात बताइए। क्या किस अध्याय में है विक्रमादित्य जी, किस अध्याय में लिखा हुआ है ब्राह्मण की परिभाषा, किस अध्याय में है, श्लोक नंबर क्या है बताइए आप, और क्या क्या गुण होना चाहिए बताइए आप, अभी ज्ञान का पता चल जाएगा। हम तो देखो यहाँ मुद्रा में बैठे हैं, हम देखो कैसे बैठे हैं, आप तो जूता पहन के भी स्वामी जी बैठोगे। स्वामी जी देखो मैं कैसे बैठा हूं, देख लो आप, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं तो उसी आसन में बैठा हूं, उसी आसन में बैठा हूं। आपका कैमरा दिखा सकता मैं कैसे बैठा हूं, और आप कैसे बैठे पता चल जाएगा, कौन श्रद्धा से बैठा। भगवत गीता का नाम ले रहे हैं तो कम से कम आसन तो सही होना चाहिए ना, ज्ञान तो होना चाहिए ना। यही ज्ञान मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस अध्याय में ब्राह्मण की परिभाषा लिखी हुई है, श्लोक नंबर क्या, इतना बता दीजिए, बताइए आप बताइए, ज्ञान अभी पता चल जाएगा। बताइए ना किस अध्याय में श्लोक नंबर क्या है भगवत गीता में, जहां लिखा हुआ है ब्राह्मण की परिभाषा। मुझे बताइए कि नियुक्ति का जो बयान था, लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक बताइए ना, आप ज्ञान की बात कर रहे थे ना, तो आपका ही ज्ञान यहाँ आ जाए। आपको भगवत गीता के बारे में नहीं पता है प्रभु, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं देखिए किस आसन में बैठा हूँ, दिखाइए कैमरे में, दिखाइए मेरा आसन, दिखाइए ना, दिखाइए, और उनका आसन दिखाइए, मैं देखिए कैसे बैठा हूँ, भगवत गीता का नाम ले रहा हूँ तो पूरा जूता चप्पल उतार के आसन में बैठा हूँ, तब भगवत गीता का नाम ले रहा हूँ मैं। आपकी तरह नहीं हम राजनीति करने आए हैं, हम बात करने आए समाज एकता की, हम बात करने आए सामाजिक न्याय की, हम बात करने आए ज्ञान की, हम बात करने आए कानून व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं समाज में एकता की। के साथ आप बोलेंगे तो आपने आचार्य विक्रमादित्य से सवाल पूछा है, उनकी आवाज आएगी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। ले लेंगे, बाल मोड़ देंगे, चोटी काट देंगे, मारपीट कर देंगे, महिला के साथ बदसलूकी। अनुराग भदौरिया जी, और आप अच्छे आसन पर बैठे हुए हैं, आपको श्लोक नहीं पता है, अध्याय कौन सा है, श्लोक क्या, मैं बता दे रहा हूं, अध्याय 18 श्लोक 41 में परिभाषा लिखी हुई है ब्रह्म, महिला के साथ ब्रह्म की जो परिभाषा लिखी है उसको पढ़ लीजिए स्वामी जी, तब स्वामी जी आपको पता चल जाएगा। वो महिला खुद ही आके बता रही है कि मेरे साथ इन्होंने बदसलूकी की, कहा कि अपने हाथ से मुझे भोजन कराओ। एक बार भी राजनीतिक बात नहीं की, हमने समाज एकता की बात की, समाज में एकता होना चाहिए, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए हम पीटीए की बात करते हैं, क्योंकि पिछड़े लोगों का और जहां दलित है उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। अरे महिला के साथ बदसलूकी हुई है उस पर भी तो बोलिए 2 लाइन अनुराग भदौरिया जी। जिन लोगों का आपने सम्मान किया उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की, महिला को कहा कि अपने हाथ से भोजन कराओ हमें, सुन लीजिए, और 7 दिनों तक मेरी सेवा करो अकेले, ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर।
जब आप किसी महिला के, सुनिए, महिला के साथ अगर इस तरह की अभद्रता हुई है तो गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई महिला का अपमान करेगा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। खुल के कह रहा हूं, बहुत देर से बैठे महिलाओं को, महिला का सम्मान होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है की बेटी के साथ अन्याय डालिए, जेल में करिए कार्रवाई, कौन मना किया है? अन्याय होगा तो चुप हो जाएंगे। अगर यहाँ उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय होगा तो चुप हो जाएंगे। हम तो कहते हैं जो महिला के साथ अन्याय करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अमितोष पारिक को बोलने दीजिए, उन्हें को दिखाई। बोलिए अमितोष पारिक। कानून आप हाथ में ले लेंगे। अनुराग जी अगर लगातार बोलते रहे उनका प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। अरे अनुराग जी सुनिए, अरे अनुराग जी सुनिए, चित्रा जी क्या बात है, दो विषय हैं। समाजवादी पार्टी की टोपी लाले पर नियत काली है। अगर यही आधार कार्ड लेते हुए लोग जिनका इन्होंने सम्मान करा है, एक बार कथावाचक से हम दूर कर देते इस विषय को, और कल को कोई अपराध करते तो कोई यही समाजवादी के लोग आके और फिर इसको जाति में बांट देते, फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक नैरेटिव सेट कर देते। आपके माध्यम से मैंने इनके सामने इतने बड़े उदाहरण दिए, उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया लेकिन इनका सवाल लिया। आजम खान जब 2016 के अंदर में अंबेडकर के जी के लिए कहते थे कि ये वही उंगली दिखा रहे हैं जहां पे इनका ही लैंड हो, उन पे एफआईआर होती, समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। आजम खान के साथ में जब दलितों के लैंड ले लिए जाते हैं और उनके ट्रस्ट से वहां यूनिवर्सिटी बना दी जाती है फोर्सफुली, तब भी ये चुप हो जाते हैं। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, हाँ हो ये रहा है कि आधार कार्ड चेक कर लिए, उनसे पूछ लिया गया, कथावाचक ये हो गए, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया। उड़ीसा के अंदर में ठीक ऐसा ही उदाहरण आया था, लेकिन बाद में पता चला एसटी एससी की लड़ाई थी, ब्राह्मण और दलित की लड़ाई दिखा दी गई। ये नैरेटिव सेट करा गया, इसमें बहुत आगे है। ये लाल टोपी काली नियत, समाजवादी, समाज विरोधी, भगवत गीता के बारे में चर्चा हो रही है, आप कुर्सी पे आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। ये है सनातन, सनातन में अगर भगवत गीता की बात करते हो पद्मासन में बैठे हमारे से बात कीजिए, बात करें कुर्सी पे बैठ के हमको ज्ञान दे रहे हैं। बात हो रही है भगवत गीता के अध्याय की बात हो रही है, श्लोक की बात हो रही है। क्या गलत हुआ, सही हुआ, क्या जाति के आधार पर भगवत गीता पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान होगा पढ़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, जिससे ज्ञान होगा जो कथावाचक जो कथा पढ़ सवाल कुछ पूछा जा रहा है, पेपर देने आए कुछ, जवाब दे रहे हो। दोनों में फर्क क्या होता है वो बताइए जी। आपके लिए सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? पहला श्लोक सुनाइए श्रीमद् भगवत गीता, बड़े आप देर से बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पूरा कर दीजिए मुझे, जरा हम जाने आप कितने सनातनी हैं। पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आगे बताइए क्या है, आगे बताइए। आप बहुत आप कह रहे थे ना, ब्राह्मण जितना सालो जितना संगा जितेंद्रिया, ये चार चीजों को जीत लिया वो भागवत कथा व्यास पर बैठने का अधिकारी है, वो आप क्यों दे रहे हैं? विक्रमा जी को, विक्रमादित्य जी को लाइए ना, मेरा प्रश्न है, आप राजनीतिक बातें कर रही है। भागवत मैंने हो रही है, किस श्लोक में ब्रह्म की परिभाषा लिखी हुई है? प्रभु आप तो मेरे ज्ञानी हैं, आप तो स्वामी हैं, आपसे मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ? स्वामी जी आपको प्रणाम, आपके चरणों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। चलिए तो आपके चरणों का आशीर्वाद दे रहा हूं। आसन में बैठ धोकर आसन पर बैठने मात्र से कथा संपूर्ण नहीं हो जाती है, उसके लिए ज्ञान का होना ज्यादा जरूरी है। बस आपको समझाने के लिए, किसी को नहीं पता होगा पहला क्या श्लोक है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताना बहुत जरूरी था। लेकिन मामला वास्तव में बेहद गंभीर है। अगर जातिवाद की लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो फिर आगे स्थिति क्या बनेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या थी? जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। पिछली सरकार को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती थी। हमारे युवाओं की जाति नहीं, उनकी प्रतिभा रखती है मायने। तो अखिलेश यादव की ओर से पलटवार किया गया है कि भाजपा सत्ता में आने तक संविधान को मानने की बात कहती है, लेकिन सत्ता के आने के बाद वो कुछ कहने को तैयार नहीं होती। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रबुद्धवादी और वर्चस्ववादी लोग होते हैं और समाज में हमेशा ये लोग उत्पीड़न करते हैं, लोगों को दबाते हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी। अमितोष जी बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई हूं, इसलिए अब आप ही से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन इस मुद्दे पर भी आप लोग भी तो धर्म और जाति की लड़ाई लड़ते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर तो विश्व हिंदू परिषद गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बातें आप लहराते हैं, लेकिन आप लोग भी तो धर्म के मामले में आपका भी चश्मा अलग अलग रंगों का हो जाता है ना अमितोष पारिक जी। तो अगर कहीं से जातिवाद की बात उठ रही है तो वो जाति की राजनीति करते हैं, आप लोग धर्म की सियासत करते हैं, क्या फर्क है दोनों में? हम धर्म की सियासत नहीं करते चित्रा जी, धर्म का प्रचार करते हैं।
और जाति की सियासत करने वाले लोग आपके सामने अनुराग भदौरिया जैसे चरित्र के बैठे हुए भी हैं, और जिन्होंने जिस तरह से विषय को समझे बगैर, उसकी गंभीरता को लिए बगैर, कानून प्रक्रिया होने से पहले 4 जने अरेस्ट हो चुके हैं, NHRC ने रिपोर्ट एक्शन कॉल कर ली है, लेकिन उसको एक जातिवाद की लड़ाई दिखा दिया। एक केस में बताओ, इन्हीं के एलाइस है, उदयनिधि स्टालिन के अंदर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक, मद्रास हाईकोर्ट का एक केस था, किशोर कुमार वर्सेस PK शेखर बाबू। उसके अंदर में कोर्ट ने क्या कहा, आई कोट एंड अनकोट, एंशिएंट वर्ना सिस्टम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट डे कास्ट, वर्ना वाज बेस्ड ऑन एवोकेशन एंड नॉट बर्थ, मद्रास हाईकोर्ट। लेकिन क्या हो रहा है, जब एक कथावाचक जिनको हमने पहले सुना, वहां के पूरे समाज ने सुना, लेकिन जब वो रेणु जो एक विक्टिम उसमें महिला आती है, वो कहती है जब मेरे साथ छेड़खानी होती है और मैं उसको रोकती हूं, तो वो कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का रिलेटिव हूं। ये उनका स्टेटमेंट था। फिर क्या होता है, उनका सम्मान होता है। दिक्कत इस बात से है कि जब किसी भी दलित के साथ बलात्कार या अत्याचार होता है या शोषण होता है, और जब करने वाला किसी एक विशेष समुदाय से आता है, तब समाजवादी का सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है, तब इनके भारत के अंदर में दलित अप्रोच कहां चली जाती है। जब 2012 में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब मुलायम सिंह यादव अपोज क्यों कर देते हैं। जब शिव प्रसाद यादव राणा साहब के लिए खड़े हो जाते हैं, बाबर को सही मानते हुए, राणा साहब को गद्दार बताते हुए, तब का चले जाते हैं। तो यही बात है कि विश्व हिंदू परिषद, जब विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है तो वो हिंदुओं सनातन के लिए खड़ा होता है। क्या ये सही है? इसका जवाब दीजिए ना। क्या बातें कर रहे हो, बातें करो, बात ये हो रही है इस समाज के अंदर में, क्या कोई यादव समाज का व्यक्ति या दलित समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? वो सवाल पूछ रहा है, जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग जी के पास मैं जाऊंगी। यादव समाज का व्यक्ति कथावाचन कर देता है, क्या बुरा हो गया, क्या तकलीफ हो गई? अमितोष पारिक जी, क्यों हो गए ब्राह्मण इतने ज्यादा नाराज उस गांव के? मैंने तो वीडियो देखा है ना, कथावाचक को क्यों जाति की नजर से देख रहा है अमितोष पारिक जी? कमाल है भाई। हाँ, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अनुराग जी आप जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल है, यादव जाति के लोग क्या कथावाचन नहीं कर सकते हैं? किसने कहा? ये तो शुरू से डिबेट में हो रहा है कि सनातन के अंदर में आप कोई भी कथावाचक बने ना, मुरारी बापू को सुनते नहीं है। हम हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, जिन्हें रामचरितमानस की टिक्की लिखी, गीता प्रेस से उसको छापा है। हम क्या वीरज यादव को नहीं सुनते? हमने दूसरे इस कथावाचकों को नहीं सुना? सबको सुना है। जो भी कथा कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, उसको कथावाचक कहा जाता है। लेकिन देखिए ना, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत इस बात से आ रही है कि हमने नहीं कहा कि समाज ने जो करा वो गलत है या सही है। हमने कहा कि जिस तरह से एक आइडेंटिटी हाइड करके उसको यूज करा जा रहा था, अगर यही आइडेंटिटी हाइड करके सबके सामने नहीं आती, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो फिर बोलते थे कि ब्राह्मण है, इनके आधार कार्ड देख लीजिए, फिर यही बोलते कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, फिर यही बोलते कि रेणु जो आई है वो अपर कास्ट लोअर कास्ट की लड़ाई हो जाती। दिक्कत यह है, दिक्कत हम नहीं कह रहे कि उन्होंने सही करा, अनुराग भदौरिया है कि इसकी कानूनी दरअसल यहाँ पर एक यादव ने कथावाचन किया ये नहीं है, उनका ये आरोप है कि उन लोगों ने अपनी पहचान छिपाई, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, इस वजह से भीड़ का गुस्सा उनके ऊपर उतरा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, कानून को अपने काम कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर टिप्पणी अनुराग जी आपकी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ रही डिबेट में, पता है कि उनके पास जवाब नहीं होगा। अब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने एक कहा कि अपनी जाति क्यों छुपाई। ये सोचिए कितना चिंता का विषय है समाज के अंदर में, कि आदमी को अपना कर्म करने के लिए उसको जाति अगर छुपानी पड़ रही है, तो ये चिंता का विषय है। इस पे चिंतन होने की जरूरत है समाज के अंदर। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि क्या, अरे सुनिए, मेरे अभी आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप जवाब, वो बहुत मजबूत है, वो पॉलिटिकली बहुत साउंड है। अनुराग भदौरिया जी, आप बेवजह उनको बेचारों की श्रेणी में लाकर खड़े कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप मेरी बात सुनिए ना। जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मण भी 10% है, यादव भी 10% है। आप मेरी बात सुनिए ना, आप उनको बेचारा बना रहे हैं ना, ये कहते हुए कि उनको अपनी पहचान छिपानी पड़ी है। आपकी बात, आपने सवाल पूछा था, जवाब भी आप देंगे। सवाल जवाब तो हम क्या करेंगे, बता दीजिए आप तो सवाल सुनते नहीं, आप मेरे ऊपर भड़क। आप बताइए, आपका सवाल हो गया। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं, आप सवाल पूछना शुरू करती है। आप चिंतन कीजिए कि आप क्या कर रही हैं। ये चिंतन आपको भी करना है जी। अभी जब मेरा ब्रेक होगा मैं जाके चिंतन करूंगा। जवाब भी देना, एक सवाल का जवाब नहीं, दूसरा सवाल। ठीक है, आप बोलिए क्या सवाल है, बताइए। अब आप खुद ही कंफ्यूज, आपने क्या पूछा है? मैंने सवाल ये पूछा, 10% उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय के लोग हैं जो पॉलिटिकली और बाकी मामलों में भी बहुत मजबूत हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जैसे यादव समाज के बड़े नेता रह चुके हैं वहां पर मुख्यमंत्री। इस समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को अपनी जाति छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये पूछ रही हूं।
अब सवाल हो, अब देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कथा पढ़ने के लिए समाज के अंदर में क्या माहौल है, कौन लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ माहौल है तभी तो किसी व्यक्ति ने अगर आइडेंटिटी को छुपाया। पहली बात तो कहता है मैंने छुपाया नहीं, आप मेरे पास आइए कथा पढ़ने के लिए, वो कथा पढ़ने आ गया आपके यहाँ, उसके बाद आपने उसके बाल काट दिए कि आप कथा नहीं पढ़ सकते, फिर उसकी चुटिया काट दी। वो तो नहीं गया था आपको कि हम चलते हैं आपके यहाँ कथा पढ़ाने, भाई आप ही तो बुलाने गए थे ना। तो जिसको आपने बुलाया कि आप जानते नहीं हो कौन है, आप कथावाचक के नाम से बुला के लाए थे ना कि जात पूछ के बुला के लाए थे। सवाल तो ये है ना, आपने कहा कथावाचक को बुलाना है तो कथावाचक आ गया। जब कथावाचक आ गया उसने कथा पढ़ी, तब आपने जाति के नाम पे उसकी चोटी और उसके यहाँ पे बाल मुड़वा दिए। तो ये न्याय है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जाति पूछ के भी कथावाचक बुलाया जाएगा? किस जाति का है तो कथा नहीं पढ़ेगा? ये बताइए आप। सवाल ये है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर महिला के साथ अन्याय करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपनी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज 21वीं सदी में भी हम जब गगनयान 2027 को लेकर अपनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उस समय जातिवाद के मुद्दे पर हमें चर्चा करनी पड़ी है। ये शर्म की बात होनी चाहिए हम सबके लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाति की आड़ में अगर कोई अपराधी है तो उसको बचाने की कोशिश कतई नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति दो आधार कार्ड अलग अलग नामों के साथ लेकर अगर घूमता है तो उसकी वास्तव में बारीकी से जांच होनी चाहिए, और सच अगर साबित होता है कि उसने गलत काम किया तो फिर उसकी सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। लेकिन राजनेताओं को ज्यादा बड़ी सीख कि जातिवाद की आड़ में अपनी अपनी राजनीति को, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के, अपनी राजनीति चमकाने से बाज आना होगा।